महायुद्ध में हम बात करेंगे आईडीएफ के हमले के बारे में। आईडीएफ के हमले में लेबनान में भारी तबाही देखने को मिली है। भीषण बमबारी में 16 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। माउंट लेबनान में अगर बात करें तो जेबिल में हवाई हमला हुआ, तो आईडीएफ की तरफ से लेबनान में हवाई हमला किया गया है। इजरायल डिफेंस फोर्स लेबनान में लगातार हमले करते जा रही है और माउंट लेबनान में जेबिल इलाके में बताया जा रहा है कि हमला हुआ, 16 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ के हमले में लेबनान में भारी तबाही मची है। आपको बता दें कि भीषण बमबारी में 16 लोगों की मौत हुई है। माउंट लेबनान के जेबिल में ये हमला हुआ जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। भीषण बमबारी में 16 लोगों की मौत हुई है। माउंट लेबनान में अगर बात करें तो जेबिल में यह हवाई हमला हुआ। तो हिजबुल्लाह पर जो पेजर अटैक हुआ था, हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक का खुलासा हुआ है। पेजर धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कबूल कर लिया है। लेबनान में मेरे आदेश पर पेजर हमला हुआ था, मैंने दी थी पेजर अटैक की मंजूरी, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। ये पहला मौका है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ये बात कबूल कर ली है कि हाँ, पेजर अटैक मेरे कहने पे हुआ था। पेजर हमले में हिजबुल्लाह में कई आम नागरिक घायल हुए थे और साथ इसके बाद ही लेबनान पर इजरायली हमलों के लिए एक माहौल तैयार हुआ। अब से कुछ दिन पहले बेरूत ने पेजर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह मान लिया है कि हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था हमले को लेकर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब कबूल कर चुके हैं कि पेजर अटैक जो हुआ हिजबुल्लाह पर लेबनान में वो मैंने करवाया था, मेरे आदेश के बाद ये अटैक देखने को मिला, मैंने अटैक की मंजूरी दी थी। इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर इराक की तरफ से हमला किया गया है। ड्रोन हमला इजराइल पर इराक ने किया है। उत्तर इजराइल पर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। इराकी मिलिशिया ने अटैक किया है और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जिम्मेदारी ली है। इराकी मिलिशिया ने उत्तर इजराइल पर 2 ड्रोन हमले किए हैं और शिया मिलिशिया समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अब इजराइल में 2 ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। तो इजराइल और लेबनान युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिजबुल्लाह ने इजराइल के लिए प्लान तैयार कर लिया है। हिजबुल्लाह ने अब लड़ाकों को अब नया प्लान दिया है। हिजबुल्लाह ने लड़ाकों का 2 नया फ्रंट खोल दिया है और साथ ही साथ अब मोसाद की टेंशन इसी के साथ बढ़ती नजर आ रही है। ईरान भी हमले की तैयारी में नजर आ रहा है और साथ ही साथ अब हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचाने की प्लानिंग की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह ने लड़ाकों के 2 नए फ्रंट खोल दिए। तो इस समय गतिरोध मध्य पूर्व में देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों खास मेहमान पैनल में मौजूद हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। तो विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जो जुड़े हैं ब्रह्मदीप अलू ने, सर आपसे पहले समझना ये चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और साथ ही साथ ये जो गतिरोध इस समय मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व में देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में क्या मध्य पूर्व से होते हुए ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा? क्योंकि देखिए पूरी दुनिया पर प्रत्याशित अप्रत्याशित इसका असर तो अभी से पड़ना शुरू हो चुका है। देखिए जो सितंबर में
वॉकी टॉकी के हमले हुए थे या हाँ। पेजर धमाके हुए थे जो लेबनान पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया था, उससे इजराइल ने जो मनोवैज्ञानिक बढ़त ली थी वो बढ़त अभी तक कायम है, जी। क्योंकि इतने शातिर तरीके से निशाना बनाया गया था हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह की कमर तभी टूट गई थी बिल्कुल। और फिर उसके कुछ दिनों बाद नसरुल्लाह को निशाना बना दिया गया था। हम्म। अब जहां तक मध्य पूर्व जहां पर खड़ा है, या ईरान के जो प्रॉक्सी समूह है, जो इराक भी शामिल है उसमें, ये लोग किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे इजराइल को, तो अब जो है नेतन्याहू को ज्यादा आत्मविश्वास से काम कर पाएंगे। हम्म। नेतन्याहू ज्यादा आक्रामक होकर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो इजराइल है वो जिम्मेदारी लेता नहीं है हमलों की, लेकिन इजराइल जी। नेतन्याहू ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। इसका मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल। उस मनोवैज्ञानिक बढ़त को ईरान के साथ, इराक, सीरिया, मिस्र, इन सभी देशों के सामने ये जी। बात आगे बढ़ाई है कि अब इजराइल जो है वो ज्यादा आक्रामक होगा। रही बिल्कुल। बात ईरान क्या कर सकता है या हिजबुल्लाह क्या कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अब हमास के बाद, हमास लगभग जो है वो विध्वंस होने की कगार पर है, नष्ट होने की कगार पर है। अब इसके बाद नेतन्याहू का जो पूरा झुकाव है वो हिजबुल्लाह पर हो गया है, और हिजबुल्लाह चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन अब हिजबुल्लाह गहरे दबाव में है, क्योंकि इसके कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो लेबनान की विविधता है वो हिजबुल्लाह को ज्यादा इजाजत देती नहीं है, क्योंकि वहां के जो सुन्नी मुसलमान है और बिल्कुल। जो वहां के क्रिश्चियंस हैं, जो 50% से तकरीबन ज्यादा दोनों हो जाते हैं, तो ये हिजबुल्लाह की उस नीति से परिचित नहीं, स्वीकार नहीं करते, जिसके अंतर्गत हिजबुल्लाह चाहता है कि अपने देश के डेवलपमेंट को छोड़ के वो सिर्फ इजराइल के खिलाफ युद्ध में लड़ जाए। बिल्कुल। तो हिजबुल्लाह गहरे दबाव में। दूसरी तरफ अब ट्रंप के आने के बाद ईरान भी दबाव में है, क्योंकि ट्रंप किस योजना को कब अंजाम दे दे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान की मनोवैज्ञानिक बढ़त थी पुतिन को लेकर, तो पुतिन का नजरिया अब ट्रंप को लेकर अलग होता है और बाइडेन को लेकर अलग था। तो कुल मिलाकर अब जो है, जो गेंद है वो ईरान के पाले में है, क्योंकि ईरान को अब किसी लंबी लड़ाई में उलझने के बजाय शांति की कोशिशें करना पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ईरान कोई ऐसी गलती नहीं करेगा इजराइल पर हमला करने की, या हिजबुल्लाह कोई खतरनाक हमला नहीं करेगा, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो वह ईरान के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट पैदा करने वाला होगा। ट्रंप ईरान को लेकर बहुत आक्रामक है, हिजबुल्लाह को लेकर आक्रामक है, और जो ट्रंप है वो इजराइल को अपना एक खास रणनीतिक भागीदार जी। स्वीकार करते हैं। वे नेतन्याहू पे इतना भरोसा करते हैं कि वो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर चुके हैं। तो ट्रंप के जो तेवर हैं, ये तेवर मध्य पूर्व में इजराइल को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला रहे हैं, और आने ठीक है। वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम भी आप देखेंगे। जी ठीक है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लगातार पैनल में मौजूद है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। यूके देवनाथ जी, लगातार हम चर्चा करते हैं मध्य पूर्व के इस प्रकरण पर जो इस समय गतिरोध देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर। और देखिए, अब तो बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कबूल कर लिया कि हाँ, पेजर अटैक मैंने करवाया था, मेरे आदेश के बाद पेजर अटैक हुआ। क्या एक आक्रामक रवैया लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा इजराइल का, लग रहा है आपको? बसंत जी, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अपने जीवन में पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। उनको कोई भी प्लस पॉइंट अभी चाहिए ताकि वो इजराइल की पॉलिटिक्स में भविष्य में रिलेवेंट रह सकें। इस वक्त वो इजराइल के प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही कारण से बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल के कानून में युद्ध के समय में प्राइम मिनिस्टर को बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 7 अक्टूबर पिछले साल की बात कर रहा हूं, उसके पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हवा थी। ना सिर्फ आम जनता, ना सिर्फ लिक्विड पार्टी के लोग उनके विरुद्ध थे, वरन उनकी सरकार माइनॉरिटी में थी, और कुछ छुटभैया पार्टीज, एक्सट्रीम राइट ज्यूज जो थे, वो भी नेसेट में उनका साथ छोड़ने की बात कर रहे थे। सबसे खतरनाक बात उस वक्त 7 अक्टूबर के पहले बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध ये थी कि इजराइल की जुडिशरी, जिसको कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, जुडिशरी ने थाम लिया था कि अब नेतन्याहू के ऊपर जितने 5-7 केस चल रहे हैं करप्शन को, उन सबको कंक्लूजन में लाना है।
ये तो अच्छी बात हो गई नेतन्याहू के लिए कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। हम्म। तो उसके बाद वॉर कैबिनेट उनका जो नियम है वो लागू हो गया और ठीक है। नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर आज तक बने हुए हैं। हाँ, वॉर कैबिनेट को डिसॉल्व हो गया क्योंकि उनमें अंदर बहुत ज्यादा गतिरोध था। और तो और अंदर की गतिरोध की नेतन्याहू से विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्हें अपने डिफेंस मिनिस्टर को योव गॉलन को पिछले हफ्ते बर्खास्त करना पड़ा। युद्ध के समय में अगर एक प्रधानमंत्री को अपने डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सरकार के अंदर आंतरिक गतिरोध कितना ज्यादा है। हम्म। तो नेतन्याहू टिके हुए हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम विचारों के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतने एक्सट्रीम विचारों के साथ कभी टिक नहीं सकता। ऐसा ही विचारधारा अगर अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट जिस तरीके से या यूके देवनाथ जी आपने बात कही कि यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, बात अगर करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो इस हिसाब से तो बेंजामिन नेतन्याहू को अंजाम तक पहुंचाएंगे ही नहीं इस लड़ाई को, इस गतिरोध को जो ईरान के साथ भी चल रहा है, फिर हमास के साथ भी चल रहा है, लेबनान के साथ। बसंत जी, क्योंकि मैं फौज में 34 साल था और जब सीनियर पोजीशन में था तो मिग-23 पायलट था, लेकिन जब जी। मैं सीनियर पोजीशन में था तो मेरा काम आस्ते आस्ते फ्लाइंग से शिफ्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉर लॉजिस्टिक्स की तरफ, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स। जी। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल आज की तारीख में इस लड़ाई को लड़ क्यों पा रहा है, इजराइल के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है, ये हमें ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स पॉइंट से समझना पड़ेगा। इजराइल ऑन एन एवरेज हर रोज अपने दुश्मनों पर 100 बॉम्ब्स गिरा रहा है। इजराइल की एयरफोर्स हर रोज करीबन 50 सॉर्टीज लॉन्च करती है। एक एक सॉर्टी में एक एक जहाज जो है उनका 2 जीपीएस गाइडेड या लेजर गाइडेड या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब गिरा रही है। इतने सारे बॉम्ब इजराइल क्या अपने यहां बना रहा है? मैं खुद इजराइल नहीं गया, लेकिन मेरे साथ के जो अगली कुर्सी में ही बैठे थे मेरे ऑफिसर, वो गए थे इजराइल में। देखिए, इजराइल में कुछ नहीं है। पूरे इजराइल में जमीन के नीचे रेत के अलावा कुछ नहीं है। बॉम्ब बनाने के लिए आपको आयरन की दरकार पड़ती है, स्पेशल अलॉयज की दरकार पड़ती है, कॉपर, एल्युमिनियम की दरकार पड़ती है, और तो और आपको सल्फर की दरकार पड़ती है, नाइट्रेट्स की दरकार पड़ती है। बिल्कुल। इजराइल में जमीन के नीचे कुछ नहीं है। तो इजराइल अपने आप बॉम्ब बनाता है, कुछ बॉम्ब बनाता है, दिन में 10 बॉम्ब बना लेता है, दिन में 20 बॉम्ब बना लेता है। तो बाकी 80 बॉम्ब जो इजराइल गिरा रहा है हर रोज अपने दुश्मन के ऊपर, वो कहां से आ रहे हैं? ये भी मैं एक इजराइल प्रश्न के है। विरोध में नहीं बिल्कुल। बोल रहा हूं, मैं ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स ऐसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की, देखिए सिविल में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का शब्द होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर इजराइल 100 बॉम्ब हर रोज गिरा रहा है, मैं युद्ध की लंबाई की बात कर रहा हूं, हाँ। और उसमें से 20 वो अपने यहां बना रहा है, तो बाकी 80 बॉम्ब्स कहां से आ रहे हैं? एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकर। हर रोज यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उसकी C5A स्टार लिफ्टर एयरक्राफ्ट और C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास भी है, वो भर भर के 2 जगह से इजराइल को भर भर के हर रोज 5-5, 7-7 हवाई जहाज में सप्लाई कर रहे हैं बॉम्ब्स। ठीक है। एक है सीधा अमेरिका के बॉम्ब्स मेकिंग कारखानों से सीधा इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सेकंड सोर्स है अमेरिका ने नेटो के, यूरोप में नेटो के अलग अलग देशों में जो भंडारण बना रखे हैं अपने बॉम्ब्स के, जिससे कि वो रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है पिछले 70 साल से, उन नेटो स्टोर से अमेरिका इनको ट्रांसफर कर रहा है इजराइल की एयरफोर्स को। अगर ये नहीं होता तो इजराइल के पास जो बॉम्ब्स हैं वो शुरुआती 40 दिनों में खत्म हो जाते। आज भी अमेरिका ठीक है। अगर ये बॉम्ब्स देना बंद कर दे तो लड़ाई एक दिन में बंद हो जाएगी। और आज भी अगर अमेरिका इन बॉम्ब्स को देने की जो गति है, रेट ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ इशू,
अगर महज 20% कम कर दे तो ये लड़ाई अगले 7 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, मैं इजराइल के विरोध में नहीं हूं, मैं एज ए प्योरली, क्योंकि मेरे जो जूनियर्स हैं जो अब वायु भवन में बैठे हैं, वो आश्चर्यचकित हैं कि जितने बॉम्ब इजराइल ने गिरा दिए इतने तो हमने 1965, 1971, 1999 कारगिल वार मिला दें, जोड़ दें, तब भी नहीं हमारे पास है। आज भी इंडियन एयरफोर्स ओपन सोर्स है, हमारे पास जितने बॉम्ब्स हैं हम उससे कितने दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं? करीबन 30 दिन। हाँ, ये 30 दिन में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और 10 दिन का और बॉम्ब्स बना लेगी। इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के 40वें दिन बॉम्ब्स स्टॉक शून्य, ओपन सोर्स है इंफॉर्मेशन, कोई सीक्रेट बात नहीं है। तो इजराइल लड़ रहा है क्योंकि अमेरिका लगातार उनको ये बॉम्ब्स दे रहा है। हर रोज अमेरिका इजराइल को 100 बॉम्ब सप्लाई कर रहा है, कभी ज्यादा। तो जिस दिन अमेरिका या अब ट्रंप बॉम्ब सप्लाई करना थोड़ा सा आस्ते कर देंगे, धीमा कर देंगे, नेतन्याहू विवश हो जाएंगे अगले 7 दिन में बातचीत करने के लिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने हमारे साथ लगातार विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी कि जब मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाऊंगा तो उसके बाद एक दिन में लड़ाई रुकवा दूंगा। इस बयान की, इस दावे की, इस वादे की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ठोक दिया, इसकी क्या असलियत, इसके क्या मायने जब धरातल पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं? अगर इस वादे के हिसाब से चले तो यहां पर इजराइल को सपोर्ट करने से अमेरिका को अपना हाथ खींचना होगा। अगर हाथ अमेरिका खींचता है तो इजराइल की जो एक बहुत बड़ी यहूदी ज्यूज की लॉबी जो अमेरिका में है, क्या अमेरिका को राजनीतिक तौर पर एक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है क्या? नहीं, देखिए बसंत जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी जो देश होता है, खासकर अमेरिका की यदि बात करें, तो उनकी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन या हो सकते हैं, लेकिन जब अमेरिकन हित की बात आती है तो फिर अमेरिकन हित को बदलने की न तो ट्रंप कोशिश करते हैं, न बाइडेन कोशिश करते हैं। यदि आप इजराइल की बात करें तो इजराइल अमेरिकन हित का प्रतिनिधित्व करने वाला मध्य पूर्व में वो राष्ट्र है जिसके बिना मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब आप देखिए कि जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व का जो तेल है वो यूरोप के मुस्कुराने का कारण है। मध्य पूर्व की जो राजनीति है, कूटनीति है, धार्मिक नीति है, गृह नीति है, वहां पर पूरी तरीके से अमेरिका हावी है। अंततः अमेरिका को हावी होने की जरूरत क्यों पड़ती है? और इन सबके बीच में आप देखिएगा, आप बहरीन को ले लें, आप सऊदी अरब को ले लें, आप संयुक्त अरब अमीरात को ले लें, अजरबैजान से लेकर आप पूरे ईरान के आसपास के इलाकों को ले लें, तो वहां पर आपको अमेरिकन सैन्य अड्डे नजर आते हैं। और एकमात्र जो देश जो मध्य पूर्व में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाता रहा है या इजराइल की मुश्किलें बढ़ाता रहा है वो ईरान है, जो 1979 से लेकर अब तक तकरीबन 50 साल होने में आए हैं, तब तक अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। अब ये जो दोनों देश हैं या जो अमेरिकी हित हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे ईरान को अस्थिर किया जाए, कैसे जो ईरान है उसके धार्मिक नेता को प्रभावित किया जाए, और कैसा ईरान में वो सरकार आए जो अमेरिका और इजराइल की जो सत्ता है या अमेरिका और इजराइल के जो हित है उनको पूरा करे। तो अब ईरान जो है वो जो फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर बुरी तरीके से घिर गया है, और अब ईरान उस कगार पर पहुंच गया है जहां पर ट्रंप उस पर आसानी से हमला कर सकते हैं, और आने वाले समय में ट्रंप उस पर हमला करेंगे भी। लेकिन जहां तक सवाल है अमेरिका में अस्थिरता का, तो अमेरिका की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स को, वहां पर जो श्वेत राष्ट्रवाद है या जो क्रुद्ध श्वेत जिसके बल पर ट्रंप चुनाव जीते हैं, वो पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन करते हैं, वो यहूदियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि यहूदियों से उनके सांस्कृतिक और बड़े ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियां, कमला हैरिस पे आ जाती या ट्रंप हैं, तो ये दोनों इजराइल के हितों को कभी प्रभावित करने की कोशिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से, और ट्रंप तो एक स्वयं व्यापारी है, और ट्रंप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो यहूदी व्यापारी है वो न केवल अमेरिका में लेकिन रूस में भी
पूरी तरीके से हावी है। पुतिन भी इजराइल का विरोध करने का साहस नहीं कर सकते। ठीक है। तो न तो अमेरिका में कोई सत्ता स्थिर हो सकती है, न रूस में पुतिन अस्थिर हो सकते हैं। ठीक है। आने वाले समय में अस्थिर हो सकता है ईरान, और आप देखेंगे कि आने वाले बिल्कुल। समय में ट्रंप और इजराइल ज्यादा आक्रामक होकर ईरान को निशाना बनाएंगे। बसंत जी। चलिए ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी, देखिए अभी फिलहाल खुलकर जिम्मेदारी यहां पर ले ली है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हाँ, मेरे आदेश के बाद ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर अटैक हुआ, और साथ ही साथ जिसमें करीब 300 लोगों के आसपास बताया जा रहा है कि घायल भी हो गए थे। अब इतने समय के बाद जिम्मेदारी लेना, इसके क्या मायने हैं? पहले जिम्मेदारी क्यों नहीं ली और अब जिम्मेदारी क्यों ली, इसके क्या मायने आप देखते हैं? जी हाँ बसंत जी, देखिए जहां तक इंटरनेशनल कानून की बात है, युद्ध के दौरान शांति के समय तो कर ही नहीं सकते। युद्ध के दौरान बिल्कुल। भी दुनिया का कोई देश, अमेरिका भी नहीं, भारत भी नहीं, उसके लिए ये निषेध है कि युद्ध के दौरान आप कोई ऐसा वेपन सिस्टम इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल। दुश्मन देश में नॉन मिलिट्री एरिया या नॉन मिलिट्री पर्सनल को एट रैंडम, यानी इधर उधर कहीं पे भी किसी को भी लपेट में ले सकता है। ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम है, ऐसे कार्रवाई को या ऐसे वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करना। तो नेतन्याहू के विरुद्ध ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में, वरन इंटरनेशनल जुडिशियल सिस्टम के तहत आईसीजे में भी केस चल रहा है, और नेतन्याहू तो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से पुतिन को किया गया है। अब नेतन्याहू को मालूम है कि क्योंकि इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल उनको डिक्लेयर कर भी दिया जाता है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई प्रावधान नहीं है किसी को भी पकड़ के सजा देने का, जैसे पुतिन अभी भी घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। नेतन्याहू को फर्क क्या पड़ता है कि दुनिया के कुछ देशों में वो भविष्य में नहीं जा पाएंगे। ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के जितने देश ऐसे हैं जो कि इजराइल का समर्थन नहीं करते हैं, कभी भी नेतन्याहू उन देशों को भ्रमण नहीं कर पाएंगे। शायद मैं गलत हूं, लेकिन भविष्य में शायद नेतन्याहू भारत में भी एक वेलकम पॉलिटिकल गेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ना सिर्फ इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड के हिसाब से वो गलत हैं। मतलब मैं आवेश में भावेश में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों के ठीक है। प्रमाण पर बात कर रहा हूं। हाँ। शायद भारत में अगर वो आ गए एज ए ऑफिशियल गेस्ट, तो भारत में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कि इसको भारत सरकार के इस जजमेंट को कि नेतन्याहू को इंडिया में इनवाइट कर लिया गलत मानेंगे। तो उनका इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैरियर अब आप देखिए, जब तक नेतन्याहू जीवित हैं वो सिर्फ अमेरिका जाएंगे भ्रमण के लिए, कनाडा जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। नेतन्याहू शायद भ्रमण के लिए जर्मनी में भी कभी इनवाइटेड नहीं होंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी में भी नहीं, प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। जो रूल है, मैं नियम के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बयान क्यों दिया? इजराइल कभी नहीं करता था, आज क्यों ओन अप कर लिया? वो अंग्रेजी में एक शब्द है ब्राउनी पॉइंट्स, कि उनको अब चने भुट्टे जैसे छोटे छोटे ब्राउनी पॉइंट चाहिए, ताकि वो इजराइल की जो आम आवाम है, उनके समर्थक हों या फेंस सिटर्स हों, जो कि न्यूट्रल हैं इजराइल की लोग, वो उनकी तरफ थोड़ा सहानुभूति या नेतन्याहू महान है ऐसी धारणा। मैं मिलिट्री साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। देखिए, मिलिट्री में एक शब्द है कि कमांडर जब दुश्मन पर हमला करता है, कमांडर को जो सपोर्ट करते हैं वो तो सपोर्ट करते हैं। कमांडर जब दुश्मन बिल्कुल। पर हमला करता है, जो विरोधी हैं, खट्टर विरोधी हैं, वो तो विरोधी रहेंगे। लेकिन बीच में एक इलाका होता है ग्रे जोन, जिसमें 7% से लेके 12% लोग ऐसे होते हैं, फेंस सीटर अंग्रेजी शब्द है, जो ना उस तरफ होते हैं ना उस तरफ होते हैं। तो ऐसा बयान देके बहुत ही भयंकर बयान दिया है डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो ऐसे अगर आप आज इजराइल की फाइलों में चले जाएंगे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इस बयान को देने के लिए ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अप्रूवल था, ना मोसाद का अप्रूवल था, ना शिनबेट, क्योंकि ये कार्रवाई मोसाद से ज्यादा शिनबेट इन्वॉल्व थी इस टेक्निकल जो इसका मैनेजमेंट था।
कोई भी किसी ने भी क्लियर नहीं किया होगा कि प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे, लेकिन उन्होंने सबको दरकरार करते हुए ये बहुत ही भयंकर स्टेटमेंट दी है। इसके ठीक बाद है। मैं बताता हूं क्या क्या हो रहा है। हाँ। इसके बाद नेतन्याहू के तो थोड़े बहुत सपोर्टर यूरोपियन कंट्रीज थे ना, उनके नेता भी अब छुप छुप के मुंह छुपा रहे हैं कि यार नेतन्याहू क्या बयान दे दिया, जो कि यूरोप के जो नेता जो इजराइल को समर्थन करते हैं उनको भी दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया अब नेतन्याहू ने, क्योंकि यूरोप के उन देशों में जहां थोड़ा बहुत सपोर्ट इजराइल के लिए था, वहां पे भी अब जो लोग देखिए यूरोप के लोग जो हैं, समझना पड़ेगा, वो मानव अधिकारों का जो समर्थन करते हैं वो भावना दुनिया के हम समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। एशिया के लोग हम समझ ही नहीं सकते अगर आप यूरोप के लोगों से ज्यादा मिले नहीं हैं। उनका विचार ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है, ना बिल्कुल। ग्लोबल नॉर्थ की तरफ होता है ना ग्लोबल साउथ की तरफ होता है। वहां एक पिछले 10 साल से एक अजीब सी हवा चली हुई है, ह्यूमन राइट्स। बहुत कम लोग होते हैं, करीबन 20 से 27% लोग, लेकिन ये लोग अब अपने अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, यूरोप के देशों की बात कर रहा हूं, बाध्य करेंगे कि सर आप क्यों आंख बंद करके नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूरोप के देशों के जितने प्रधानमंत्री हैं, चलिए प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो समय की कमी है बड़ी सर, माफी चाहूंगा, दुविधापूर्ण। बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े, ब्रह्मदीप बलूनी साहब और साथी यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए फिलहाल इस पर आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।